Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि अब आपको नियमित रूप से वीडियो 7:30 और 8 बजे के बीच चैनल पर मिल जाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय का टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम संपूर्ण निःशुल्क कराया जाएगा। अभी हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, आदिकाल हमने पढ़ा चुका है, अब उससे प्रश्नोत्तरी हम करा रहे हैं। तो आदिकाल का ये भाग 3 प्रश्नोत्तरी है। भाग 1 और भाग 2 प्रश्नोत्तरी जो हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करिए और जो YouTube का मानक है उस पर पूरा करिए, जिससे हम तत्काल लाइव क्लासेस शुरू कर सकें। आप अपने मित्रों को शेयर करें। तो बिना समय गंवाए अब हम व्याख्यात्मक प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न शुरू होता है, स्क्रीन पर देखिए। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? महापुराण ये जो रचना है यह किसकी द्वारा लिखित गई है? तो पहला है अब्दुल रहमान, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा है धनपाल और चौथा है स्वयंभू। इन चारों में विकल्प में देखकर बताइए कि कौन सा विकल्प सही होता है। तो महापुराण जो रचा गया है, महापुराण ग्रंथ, यह रचा गया है पुष्पदंत के द्वारा। इसे पुष्यदंत भी कहते हैं। यह महापुराण ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? पुष्पदंत के द्वारा या पुष्यदंत के द्वारा। आइए अब इनके व्याख्यात्मक प्रश्नों को भी देखते हैं। तो अपभ्रंश के ये दूसरे प्रमुख कवि हैं पुष्पदंत। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पहला है महापुराण। महापुराण इनकी एक रचना का नाम क्या है? महापुराण। दूसरा है जय कुमार चरियु, जय कुमार चरियु। और तीसरी रचना है इनका जसहर चरियु। ये 3 ग्रंथ लिखे हैं पुष्पदंत ने, एक महापुराण, दूसरा जय कुमार चरियु और तीसरा जसहर चरियु। महापुराण में पुष्पदंत ने अनेक घटनाएं एवं चरित्र हैं महापुराण में। इस महापुराण ग्रंथ में पुष्पदंत ने 63 महापुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन घटनाओं का उल्लेख किया? 63। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान दिया गया है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो स्वयंभू की रचना पौम चिरोयु है उसमें राम का वर्णन है, आप तो जानते हैं, लेकिन पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें राम का कहीं कहीं वर्णन मिलता है? तो वह रचना कौन सी हो जाएगी? महापुराण। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न इसमें बेकार नहीं, बहुत अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं आपसे। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास होंगे ही नहीं, ये ब्रज भाषा वाले हैं। ये तुलसीदास ब्रज भाषा और अवधी के हैं।
और ये भी विकल्प गलत होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होता है। अमीर खुसरो ही है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कौन हैं? अमीर खुसरो। इस भाषा का इस नाम से, हिंदी नाम से सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि, ये फारसी के भी बहुत बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने ही किया था। मुकरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी मुकरियां लिखते हैं, तो मुकरियां लिखने की शुरुआत किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है खालिका, खालिका बारी, खालिका बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शिलांकित कृति है? आप ये सब पढ़े होंगे कि कौन सा शिलांकित कृति है। अगर इस प्रश्न को आप नहीं कर पाते हैं तो सच में आपको हिंदी साहित्य पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप विषय को छोड़ सकते हैं, कोई और विषय चुनिए, आपके बस की ये नहीं है टीजीटी पीजीटी निकालना, क्योंकि इस प्रश्न को आप नहीं कर पाए तो कोई अस्तित्व नहीं है आपके पढ़ाई का। निम्नलिखित में से कौन सी शिलांकित कृति है? देखिए, पाहुड़ दोहा, राहुल बेल, प्रकृति पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इसमें शिलांकित लेख है राहुल बेल। ये राहुल बेल शिलांकित मतलब शिलाओं पर अंकित, मतलब पत्थरों पर अंकित होने के कारण इसे शिलांकित कहा गया। और यह शिलांकित लेख कौन है? राहुल बेल। अब आइए राहुल बेल के बारे में थोड़ा जानते हैं। राहुल बेल यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह गद्य पद्य मिश्रित हिंदी की प्राचीनतम चंपू काव्य है। इसकी रचना राहुल नायिका के नखशिख के वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि राहुल ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन, कवि ने इसमें जो राहुल है पात्र है उसमें उसके सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है तथा फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता का नाम रोड़ा कवि है। रोड़ा कवि, ये आराम से याद कर लीजिए। पैर में रोड़ा धंस जाती है, ये हो जाता है, वो तो वही रोड़ा याद कर लीजिए। पैर वाले रोड़ा राहुल बेल। राहुल बेल से, इसी राहुल बेल से ही हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ होता है। हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का शुरुआत किससे होता है? रोड़ा कवि कृति राहुल बेल से ही होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों का शब्द मिलते हैं, जिसमें प्रधान राजस्थानी है। राजस्थानी है। राहुल बेल में कितनी बोलियां मिलती हैं? 7 बोलियां मिलती हैं, और जिसमें प्रधान क्या है? राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से है। अगला प्रश्न, समय लग रहा, लेकिन आप मित्रों को यह विश्वास करिए कि ये प्रश्न कभी भूलने नहीं वाले हैं, क्योंकि यह व्याख्यात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो विकल्प इसमें सही होता है बी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी व्याकरण की ओर
उस समय ध्यान दिया जाने लगा था और यह इस पुस्तक से सिद्ध होता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर मैथिली रचित हिंदी गद्य की पुस्तक है। मैथिली की प्रथम पुस्तक क्या है? वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन हुआ था, वर्ण रत्नाकर का। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषाएं क्या थी? खड़ी बोली, ये तो थी नहीं। डिंगल पिंगल, ये बहुत कम थी। अवधी, ये थी नहीं। तो ये ब्रज भाषा, ये पीजीटी 2011 का प्रश्न है। ब्रज भाषा थी। आदिकाल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। अब देखिए इसकी प्रश्न की व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ डिंगल तथा पिंगल हैं। ये भाषा नहीं है बल्कि ये शैली है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की व्यंजना में पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। जबकि कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी की बोलियों के कर्कश शब्दों का अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का प्रयोग हो रहा था। डिंगल की शब्दावली कर्कश थी, इसलिए सीमित हो गई। अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार नहीं हो सका। क्यों अधिक विस्तार नहीं हुआ इसका? क्योंकि लोग कर्कश सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधी मध्यकाल की भाषा है। खड़ी बोली जो है आधुनिक काल की है और अवधि मध्यकाल की भाषा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आदिकाल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। जबकि डिंगल और पिंगल भाषा नहीं है, ये शैलियों का रूप है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आपको हम रासो साहित्य पढ़ाते समय यह बताया था, बोर्ड पे जब पढ़ा रहा था तो ये प्रश्न उस समय भी कराया था। तो चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य है। रासो साहित्य को ही हम चारण साहित्य कहते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इस काल में राजश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो, नल सिंह कृत, हमीर रासो, सारंगधार कृत, खुमाड़ रासो, दलपत विजय कृत, विशल देव रासो, नरपति नाल कृत, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरताई कृत, परमाल रासो, जगनिक कृत। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है?
किस विषय का वर्णन नहीं है? आपको बताना है। तो आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, ये तो वीरगाथन का रासो काव्य में मिलता ही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये तो एकदम बखूबी मिलता है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ये नहीं मिलता, इसलिए विकल्प सी सही होता है। और युद्धों एवं गत्यात्मक का सजीव वर्णन तो मिलता ही है। कृष्ण लीला का वर्णन हमें भक्ति काल में आकर प्रचुर मात्रा में मिलता है। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? 700 से 1400 के जो कालखंड है उसको ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? काल विभाजन जब आपको पढ़ाया गया था तो उस समय ये कराया गया था, तो इस ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा है? चारण काल के नाम से अभिहित किया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास से स्वीकार करते हैं, जबकि अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ही कहा गया है, इसलिए ये सही होता है चारण काल। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध, किस शैली का प्रयोग विशलदेव रासो में किया गया है? यह टीजीटी 2004 में पुनर्परीक्षा हुई थी, पर यह पहली परीक्षा रद्द हो गई थी, उसका यह प्रश्न है। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विशलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह प्रबंध, आख्यान और श्रृंगार कोई शैली नहीं होता, ये गेय शैली का प्रयोग किया गया है। और लिखा भी गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कि विशलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय के विवाह के वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। विशलदेव रासो आदिकालीन की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। विशलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेपाख्यान काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों से भी प्रभावित है। विशलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। 12 मासा वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? इसी विशलदेव रासो में, जिसकी रचना नरपति नाल जी ने की थी। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ चला गया था? यही देखिए प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2013 में। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ चला गया था? यह बात कंफर्म हो चुकी है। टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ चला गया था? उड़ीसा चला गया था। विकल्प बी सही होता है। विशलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती के बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा विशलदेव उड़ीसा, जो अब ओडिशा हो गया है, चला गया था। 12 बरस तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है?
तो आलाखंड के नाम से जाना जाता है जगनिक का परमाल रासो, विकल्प सी सही। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा जो उत्तर प्रदेश में है एक जिला के वीर आल्हा और उदल की वीरता का गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का प्रकाशन कराया था। वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। इस तरीके से यह वीडियो संपन्न होता है और रोज इसी तरीके से अभी आदिकाल का 2-3 वीडियो पड़ेगा, तब जाकर आदिकाल से आपके संपूर्ण क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी